आज हम लोग का जो नया चैप्टर है उसका नाम क्या है? जनन। इसमें ऊपर वाला साफ पता है ना? यहाँ तक, यहाँ, चलो देखना। आज जो हम लोग का चैप्टर है जनन, इसके बारे में समझना। ई बायोलॉजी का अभी तक जितना सीरीज चल रहा था ओकरा से ही हट के है चैप्टर। जैसे पहला से लेके 5वां चैप्टर तक ई एक प्रकार के सीरीज की तरह बना हुआ है। देखोगे तो पहला में क्या है तो पोषण। पोषण में क्या है कि भोजन जब करते हैं तो कैसे पचेगा, ये क्या होता है पोषण। अब पचने के बाद शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, चल जाता है ना ग्लूकोज के रूप में। और सेकंड चैप्टर था श्वसन। हर एक कोशिकाओं में जब ग्लूकोज पहुंच चुका है तो उससे एनर्जी निकालने के लिए ग्लूकोज का विखंडन करना होता है, तोड़ना होता है। और ग्लूकोज का विखंडन और ग्लूकोज कैसे टूटता है तो ऑक्सीजन के माध्यम से। और ऑक्सीजन ले जाने की क्रिया को क्या पढ़े थे? श्वसन। श्वसन। उसके बाद फिर आया हम लोग का परिवहन, कि जब ऑक्सीजन सांस ले लेते हैं तो रक्त के माध्यम से जब ऑक्सीजन जाता है तो किस माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना था? परिवहन। और उसके बाद जब भोजन पच गया, एनर्जी निकल गया, तो उससे क्या क्या अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकले, बेकार चीज को शरीर से बाहर निकाल दिया गया। इसके लिए पढ़ा गया उत्सर्जन। और पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन सब क्रियाएं एक साथ होती है शरीर में। इसको नियंत्रित कौन करता है तो इसका कंट्रोलिंग, इसका जो कंट्रोल सिस्टम है माइंड के पास होता है। तो इसके लिए पढ़ा गया नियंत्रण एवं समन्वय। लेकिन ई एक ऐसा चैप्टर है कि ई सब सीरीज से हट का ही चैप्टर है। और यहां से एक नया सीरीज शुरू होगा, जनन, आनुवांशिकता और जैव विकास। तो ई वाला जो है जनन चैप्टर, जनन चैप्टर में मुख्यतः इस चीज को पढ़ना है कि जनन का मतलब यही होता है कि प्रारंभ में, तो पहले जनन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक जीव की प्रजाति है, वो अपने जनसंख्या में कैसे वृद्धि करेगी, और वो अपने जनसंख्या में वृद्धि करती है तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन। जनन का मतलब यही होता है वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने संतान की उत्पत्ति करके अपनी प्रजाति का बढ़ोतरी करता है, अपने प्रजाति में जितनी भी है उस जनसंख्या को बढ़ाता है। तो जनसंख्या को बढ़ाता है तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन। फिर से इसका परिभाषा याद करना, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने संतान की उत्पत्ति करके, वैसी क्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपनी संतान की उत्पत्ति करके अपने प्रजाति में बढ़ोतरी करती है, अपने प्रजाति को बढ़ाती है, अपने प्रजाति में बढ़ोतरी करती है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन। और जनन का सीधा सेंस यही है, कोई भी जीव अपने संतान का जन्म देगा, और जिस क्रिया द्वारा जन्म देता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन। और सवाल यह है कि जन्म कैसे देगा? तो जनन के लिए दो रास्ताएं होती है। मेनली जनन दो प्रकार के, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। जनन यानी कोई भी जो जीव है अपने संतान की उत्पत्ति दो तरह से कर सकती है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन का मतलब यही है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अलैंगिक जनन क्या है? तो इसमें कोई एक ही जीव भाग लेंगे, दो जीव इसमें भाग लेने वाले नहीं है, केवल एक ही जीव भाग लेंगे, उस क्रिया को कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें दो जीव भाग लेंगे, एक नर रहेगा और एक मादा रहेगा। अलैंगिक जनन किसको कहेंगे? तो जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन क्या है? तो जिसके द्वारा जीव संतान की उत्पत्ति करके कुछ करता है, अपने प्रजाति में वृद्धि करता है। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक जीव भाग लेते हैं। जनक का मतलब होता है पिता और संतान का मतलब उससे जन्म लेने वाले जो पुत्र या पुत्री हो। तो याद रखना यहां से, अलैंगिक जनन, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक जीव भाग लेते हो, उस जनन को कौन सी जनन कहते हैं? अलैंगिक जनन। बोलो, हार्ड है ही याद करना, आसान है कि नहीं? और देखना, और ये लैंगिक जनन क्या है? तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो जनक जीव भाग लेते हैं, एक जनक जीव भाग नहीं लेते हैं। इसमें बोलेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेंगे। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो जनक जीव भाग लेते हैं, उसको कौन सा जनन कहेंगे? लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जितने भी संतान होते हैं वो अपने पिता से 100% मिलते हैं, और ये लैंगिक जनन में है उसमें 100% नहीं मिलते हैं। अब तुम ही बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी अगर काला थे तो जरूरी थोड़ी है कि तुम भी काला ही होगे, हो सकता है कि तुम गोरा भी हो सकते हो। अगर जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी का हाइट बहुत ज्यादा था, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा भी हाइट ज्यादा ही होगा। हाँ, चांस है होने का, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि तुम्हारा भी हाइट ज्यादा ही रहेगा, कम भी रह सकता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या है कि 100% गुण मिलता जुलता है। और जब किसी जीव का किसी पिता से 100% एकदम गुण मिले, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? तो क्लोन क्या होता है? क्लोन के बारे में समझना, जब किसी संतान से, जब कोई संतान का गुण जनक से मिल जाए, संतान और जनक, संतान का मतलब क्या है? हाँ, जो जीव अति लिया, जन्म लिया है, और जनक का मतलब क्या होता है? जो जन्म दिया है। तो जब संतान का गुण जनक के गुण से 100% मिल जाता है, तो इस क्रिया को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अलैंगिक जनन में 100% गुण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या लैंगिक में मिलेगा? नहीं, 100% चांस तो नहीं है। तो क्लोन का निर्माण कहाँ हो रहा है? अलैंगिक जनन में कि लैंगिक जनन में? तो बोलेंगे कि अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है, जबकि लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। बोलो, क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखना, और इसके बारे में आगे समझते चलेंगे। तो जनन की अभी तक कितने प्रक्रियाएं समझे हैं? दो। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। क्लोन क्या होता है? तो जब कोई अच्छा ये बताओ, क्लोन का निर्माण अलैंगिक में होगा कि लैंगिक में? तो सीधे इसका परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि अलैंगिक जन्म से जन्मे संतान का गुण पिता के गुण से या जनक के गुण से 100% मिल जाता है, तो इस क्रिया को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से सुनना, अलैंगिक जनन से जन्मे संतान का गुण जनक जीव के गुण से 100% मिल जाता है, तो इस क्रिया को क्लोन कहा जाता है। बोलो, बहुत हार्ड है। अब अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा जीव जनन करता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेंगे कि बहुत सारे? एक ही जीव ना। तो अब इसके बारे में देखना कि कौन कौन से इसकी प्रक्रिया है। इसमें फर्स्ट आता है अलैंगिक जनन में विखंडन। क्या आता है? अब इसके बारे में बढ़िया से समझना, विखंडन के बारे में। विखंडन का मतलब होता है टूटना, कुछ होता है। और ये क्रियाएं मुख्यतः
अमीबा करती है। कौन करती है? याद रखना, अमीबा में विखंडन की क्रिया होती है। पैरामीशियम विखंडन से ही जन्म लेता है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इस सब में विखंडन होता है। तो अमीबा में देखो, हम पहले ही बताएं कि अमीबा का कोई भी आकार निश्चित, अमीबा अनिश्चित आकार का होता है। चलो हम इस तरह से बना देते हैं एक अमीबा। एक मेरे पास अमीबा है, अमीबा का केंद्रक है। जब इसको जन्म देना होता है तो ये करता क्या है विखंडन क्रिया में कि ई अमीबा होता है, धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है। यानी ई अमीबा इस तरह से अब आकृति अपना बना लेगा। लय के दो गो बन गया है इस तरह के, बीच में केंद्रक, और यही फिर बांट करके दो गो का निर्माण कर लेगा। इस तरह से दो गो बन जाएगा अमीबा। हाँ, दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाएगा। यहां से फिर दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इसी को कहते हैं अमीबा का विखंडन। विखंडन क्या होता है? तो यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव दो भाग में विभाजित हो जाता है। इसी क्रिया को विखंडन कहते हैं। विखंडन किस जीव में होता है? और विखंडन होने के बाद फिर ई भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आगे जाके ई भी टूटेगा ना, फिर आगे जाके ई भी टूटेगा। जैसे ई वाला टूटा दो भाग में, फिर ई वाला भी टूटेगा दो भाग में। इस तरह से फिर बहुत सारे भाग निकलेंगे। तो विखंडन की प्रक्रिया से फिर निकलता है, एक को कहते हैं द्विखंडन और एक को कहते हैं बहुखंडन। ध्यान से समझते जाना इसके चीजों को। विखंडन क्या है? तो जब कोई अमीबा बंट गया तो बंटने की क्रिया को विखंडन कहते हैं। लेकिन दो भाग में बटा है द्विखंडन, और यही बड़ी वाली भाग में बट जाएगा बहुखंडन। तो विखंडन क्या है? इधर देखो, विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने भाग को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन। उसके बाद द्विखंडन क्या है? तो विखंडन प्रक्रिया में, अब यहां से शुरू करेंगे। देखो शुरुआत कैसे परिभाषा करना है। जब जनन का किए थे तो बोले थे यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने संतान की उत्पत्ति करता है तथा प्रजाति में वृद्धि करता है, यही ना? जब इसका बोलना था तो हम बोले, यहां से शुरू किए, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जब इसका बोलना था यहां से शुरू किए, अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीरों को विखंडित करके बंटवारा कर लेता है। इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। अब द्विखंडन बोलना है, यहां से शुरू करेंगे। द्विखंडन बोलेंगे विखंडन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव दो भाग में टूटता है। द्वि माने दो। विखंडन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव दो भागों में टूटती है। बहुखंडन एकरे भाग है, यहीं से शुरू करेंगे। विखंडन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव बहुत भाग में विभाजित हो जाती है उसे बहुखंडन कहते हैं। बोलो बहुत भारी है, हल्का है कि ना? इस तरह से द्विखंडन और बहुखंडन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये बोलो विखंडन की क्रिया कौन करती है? और पैरामीशियम और यूग्लिना। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना पूछता है, निम्न में कौन विखंडन की क्रिया करती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते थे तो याद है ना यूट्यूब पे। हाँ, अगला जो है मुकुलन। आज से फिर से शुरू कर देते हैं क्वेश्चन डालना। मारोगे ना सभी लोग? हाँ, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर क्लियर रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे अंतिम टाइम में। तो वहीं पे देखना कम्युनिटी में जाकर के मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन 12-1 बजे डाल देंगे डेली, ठीक है? तो 12-1 बजे डाल देंगे तो यहाँ से क्लास से शाम में जाओगे अपना मार लोगे, सभी डेली मार लोगे क्वेश्चन को। मुकुलन को देखना बढ़िया से। मुकुलन क्या होता है? तो ई करता है, ई बता विखंडन कौन करता है? अमीबा। इधर लिख देते हैं एमीबा। मुकुलन कौन करता है? तो मुकुलन का काम करता है
ईस्ट करता है या फिर हाइड्रा? सबसे मुख्य है हाइड्रा। खमीर कहते हैं ईस्ट को ही। ईस्ट को ही क्या कहा जाता है? खमीर। खीर ना, खमीर मतलब खीर कह देना। ईस्ट देखे हो कोई? ईस्ट गर्मी के दिन में पसीना जम जाता है तो देखा होगा इसके ऊपर व्हाइट 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 पड़ जाता है, कपड़ा पे न लग जाता है, वही है ईस्ट। वो जीव होता है, सजीव है ईस्ट। और उस ईस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग पुआ को बनाने में, जलेबी को बनाने में। इस समय ईस्ट को डाला जाता है ताकि थोड़ा खास्ता चीज को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, पुआ में उसको डाला जाता है फुलाने के लिए ताकि फूले। पूड़ी में भी डाला जाता है ईस्ट को। चलो देखे ना, बेकिंग सोडा रहता है, ओकरा में ईस्ट की मात्रा मिला रहता है। ये बता, मुकुलन कौन करेगा, ईस्ट कि हाइड्रा? दोनों। अब देखो मुकुलन क्या होता है, तो जैसे मेरे पास ये हाइड्रा है, हाइड्रा का निश्चित आकार होता है। जैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रा है। अब हाइड्रा में देखो मुकुलन की क्रिया कैसे होती है। मुकुलन का मतलब सीधा ऐसे याद रख सकते हो, अंकुरण करना। कुछ करना, अंकुरण करना। तो ये करता क्या है, जो देखो एकरा में से सबसे पहले एक अंकुरण की तरह निकलेगा। इस तरह से एक अंकुरण नियत निकलेगा जिसको कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? तो हाइड्रा में से सबसे पहले एक मुकुल निकलेगा। यही मुकुल धीरे धीरे बड़ा होगा। कुछ दिन में इतना बड़ा हो गया, अब की कुछ दिन में इतना बड़ा हो गया, अब कुछ दिन में और बड़ा हो गया, अब देखो इतना बड़ा हो गया, और कुछ दिन के बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि इधर में एकदम लप जाएगा। और लपने के बाद फिर ये अपने से टूट के क्या हो जाएगा, अलग। और अलग होने के बाद अब देखो ये एक अलग जीव का निर्माण कर चुका है। ये अलग बन गया और यहां से डबल हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो मुकुलन की क्रिया इसी प्रकार से होती है। पहले उसमें से एक अंकुरण निकलेगा, वही धीरे धीरे बड़ा होगा। बड़ा होते होते इतना न बड़ा हो जाएगा कि इसको सहन नहीं कर पाएगा, तो फिर टूट के गिर जाएगा। और टूट के गिरने से मुकुलन की क्रिया हाइड्रा इसी प्रकार से करती है। तब मुकुलन क्या है, तो बोलेंगे सिर्फ यहीं से शुरू करेंगे। किसका भाग है, अलैंगिक का ना। शुरू करेंगे, अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव से अंकुर की तरह एक मुकुल निकलता है, जो बड़े होकर जनक जीव से अलग हो जाते हैं। इसी क्रिया को मुकुलन कहते हैं। बोलो, बहुत हार्ड है? कितना इजी है बोलना रे। एकदम समझ के एकदम बोल देना है खाली, और रट्टा थोड़ी मारना है इसमें। अपने से एकदम समझ के बोल देना है। यह अलैंगिक जनन की एक क्रिया है जिसमें जनक जीव में एक मुकुल निकलता है, जो बड़े होकर जनक जीव से अलग हो जाते हैं। इसी क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जैसे में ईस्ट, हाइड्रा, कहानी खत्म। तो बोलो, ये दो चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तीसरा जो होता है मुकुलन के बाद, तीसरा का नाम है कायिक प्रबंधन ना। तीसरा जो होता है कायिक प्रवर्धन। पहले पुनर्जन्म पढ़ा दें। तीसरा जो होता है पुनर कैसे लिखा करें ऐसे, पुनर्जन्म। रहने दो, पुनर्जनन। अब देखना पुनर्जनन के बारे में। पुनर्जनन का मतलब क्या होता है? मुकुलन कौन करेगा? तो ईस्ट और हाइड्रा। अमीबा तो विखंडन ना। पुनर्जनन में देखना, पुनर्जनन क्या होता है? जैसे हम गुलाब का कोई एक पौधा लें और गुलाब के पौधा के डंगी को हम काट दें, तो बताओ अगर में से फिर कनखी निकल जाता है कि ना निकलता है? और कंछी निकल के फिर वहां से एक नया गुलाब हो जाता है। गुलाब को रोपते कोई के देखे हो, अथिया काट काट के रोपाता है, उसका कंछिया जो होता है। तो गुलाब को इसे ही रोपते हैं। तो पुनर्जनन का मतलब यही होता है कि कोई एक भाग को अगर काट दिया जाए,
कोई एक भाग को अगर हम काट दे तो वहां से नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, उसी को कहते हैं पुनर्जनन। तो पुनर्जनन यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव के किसी भी तना पत्ती से कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है कि दिक्कत क्लियर है ना? पुनर्जनन क्या है, फिर से परिभाषा सुनना। यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव के किसी भी कटे हुए भाग से नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन। एग्जाम्पल के लिए गुलाब बोल सकते हो। हालांकि गुलाब लैंगिक जनन में भी आएगा, लेकिन अलैंगिक जनन में भी गुलाब होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन गुलाब और एक और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है स्पाइरोगाइरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही एग्जाम में ज्यादा आता है। एक गुलाब और एक कौन होता है? स्पाइरोगाइरा। तो पुनर्जनन समझ में आया कि नहीं? आया ना? उसके बाद अगला जो होता है पुनर्जनन के बाद अगला बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या है? तो बीजाणु जनन मेनली कौन करता है? तो ई करता है कवक। कवक देखे हो? कवक कहते हैं, कवक इसको गोबर छत्ता देखे हो? गोबर छत्ता गांव में उसका सब्जी बनता है घर में। गोबर छत्ता ना देखे हो? अरे छतवा मशरूम। तो वही गोबर छत्ता को कहते हैं कुछ कवक। इंग्लिश में इसको कहते हैं फंगी। तो कवक जो होता है, कुछ दिन पहले कोरोना खत्म हुआ था तो कोई बीमारी भी आया था, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। नाम सुने थे ना? ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस रे, जिसमें क्या हो जाता था ना कि अंगूठा पूरा मोटा हो जाता था, फंगस हो जाता था वगैरह में, फिर वो सही हो गया। तो कवक जो है, सुनना कि ई कवक, जैसे मान लो ई मेरा कवक है एक गोबर छत्ता टाइप के, और गोबर छत्ता जब भी रहता है तो वो फ्लैट में रहता है न रे? रहता ना फ्लैट में, गंदगी वाले इलाके में रहता है। या तो फिर रहेगा कहाँ पे? गोबर पे रहेगा का, तो फ्लैट में रहती। देखिए नहीं ना? तो हम तो यूं कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे भी पास कर जाता है। हाँ, मुर्गा मछली भी खाना हम नहीं कहते हैं। तो हमारी ये बतिया खाली का है मानती है फ्लैट वाला, सभी बतिया मन। तो देखो ये देखो, ये गोबर छत्ता, और गोबर छत्ता में यहाँ पे जो होता है इसको कहते हैं बीजाणु ध्वनि। क्या कहते हैं? हालांकि सभी पेड़ में ऐसे नहीं होते हैं, केवल गोबर छत्ता में ऐसे होता है। गोबर पेड़ के क्या होता है, बाकी सब पेड़ में नीचे जड़ गया हुआ रहता है, गल रहता है ना, लेकिन इसमें नीचे जड़ गया नहीं रहता है। नीचे से ऐसे मुड़ करके इधर एक बीजांड की तरह बनल रहेगा, इधर एक टंकी की तरह बनल रहेगा, जिसको कहते हैं बीजाणु ध्वनि। क्या कहते हैं इसको? बीजाणु ध्वनि। इसको बीजाणु ध्वनि कहा जाता है। तो गोबर छत्ता में इधर बीजाणु ध्वनि होता है और इसी में इसका बीज का निर्माण होता है, और यहां से एक नया गोबर छत्ता निकल जाएगा। इस तरह से यहां से वो नया गोबर छत्ता निकल जाएगा। फिर एकरो बीजाणु ध्वनि अलग रहेगा, फिर इसका भी बीजाणु ध्वनि अलग रहेगा, यहां से फिर गोबर छत्ता निकल जाएगा। तो देखना, जहां भी गोबर छत्ता रहता है वो झुंड में रहता है, अकेले नहीं रहता है। तो यहाँ पे इस चीज को देख सकते हो कि बीजाणु जनन क्या है। तो इसको बोलेंगे कि यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जिसके बीजाणु ध्वनि में बीज का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में कवक। इसका परिभाषा और बढ़िया से ऐसा सुन सकते हो कि यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जनक जीव अपने बीजाणु ध्वनि में बीज का निर्माण करती है तथा नए संतान की उत्पत्ति करती है। इस क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं, जैसे में कवक। बोलो क्लियर ना यहाँ तक? उसके बाद अगला जो होता है उसका नाम है कायिक प्रवर्धन, यही ना? कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जो कायिक प्रवर्धन के बारे में सुनना।
कायिक प्रवर्धन एक पेड़ होता है जिसका नाम है ब्रायोफिलम। क्या नाम है? ब्रायोफिलम एक पेड़ होती है। उस पेड़ का खास बात यह है कि उसके पत्ता में से पेड़ निकलता है। जैसे मान लो ये ब्रायोफिलम का पत्ता है, ब्रायोफाइलम भी उसको कहता है। जैसे मान लो ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, तो ब्रायोफिलम की पत्ती से ही एक नए पेड़ की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर इसका पत्ता टूट के गिरेगा, ओकरों में से नया जीव हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक भाग से, कायिक का मतलब पत्ती वाला भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। परिभाषा एकदम वैसे ही, यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है जिसके कायिक भाग पत्ती से नए संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है कि दिक्कत है? क्लियर ना यहां तक? तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के? कौन कौन? विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। विखंडन क्या है? बोलो। अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव अपनी कोशिका को विभाजन कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विखंडन। दो प्रकार के, द्विखंडन और द्विखंडन क्या है? तो वैसी विखंडन की प्रक्रिया जिसमें जनक जीव दो भाग में बंटते हैं, द्विखंडन। विखंडन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव बहुत भाग में बांटते हैं, बहुखंडन कहलाते हैं। मुकुलन, यह अलैंगिक जनन की एक, अरे आ करे सो नहीं आता है, मुंह बंद करके उसके बाद फिर से धीरे से खोल के बोलना है। ऐसे आ कर ले, हम बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी है तो मुंह में सब चल जाएगा, सबके पास जाएगा। चलो रे सुनो, मुकुलन के बारे में समझना है। यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जनक जीव से क्या निकलता है? एक उभार निकलता है जिसे मुकुल कहा जाता है। बाद में बड़ा होकर के जनक जीव से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं, जैसे ईस्ट और पुनर्जनन क्या होता है? तो यह अलैंगिक जनन की एक, समझ लो, यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया। लाइसेंसी बंदूक सबके पास रहे, यानी बोलेंगे यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जनक जीव के कटे हुए किसी भी भाग से नए संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। जैसे गुलाब, स्पाइरो, प्लेनेरिया भी एक होता है, इसको भी याद रखना। प्लेनेरिया तो कम जाना, स्पाइरो वगैरह ज्यादा फेमस है। बीजाणु जनन क्या होता है? यह अलैंगिक जनन की एक, जिसमें जनक जीव के कौची से, बीजाणु ध्वनि से, कौची का निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को यही कहते हैं। क्लियर है ना सभी को? इसका एग्जाम्पल क्या है? कवक। कायिक प्रवर्धन, लाइसेंस, यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जनक जीव के कायिक भाग पत्ती से, कौची से? कायिक भाग पत्ती से नए संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे में अब बोलो, इसे का परिभाषा रट्टा मारने की जरूरत है? रटोगे तो नालायक कहलाओगे, है कि ना? इसलिए रटना नहीं है, यहाँ पे आराम से बोलते जाओ, क्लियर होते जाएगा। अब आगे समझना लैंगिक जनन को। आगे देखना लैंगिक जनन के बारे में। जनन दो प्रकार के, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अभी देख लिए ना। अब लैंगिक जनन के बारे में बढ़िया से समझना कि लैंगिक जनन क्या होता है। अच्छा ये बताओ हमको कि जब अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं कि दो जीव? अलैंगिक जनन में भाग लेगा दो जीव। कितने जीव? एक रहेगा नर और एक रहेगा मादा। दो जीव
इसमें भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। तो देखना, एक है नर और एक है मादा। सूरजवा कह रहा है हम पूछे एक वो नर, तो दूसरा तो कह रहा पुरुष। अरे तो नर को ही पुरुष कहते हैं। नर मने नारी नहीं है, मादा मने मर्दाना नहीं। नर होता है पुरुष और मादा होता है औरत, ठीक ना। तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेंगे, एक नर और एक क्लियर ना सभी को। अब समझना आगे, इसमें होता क्या है नर और मादा में, तो बढ़िया से कुछ कुछ चीजों को समझना। जैसे इसमें युग्मकों का मिलन होता है, युग्मक क्या होता है तो देखना इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, अनुवांशिकता वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे कि नर हो या मादा, मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। ये सब अनुवांशिकता वाला चैप्टर में पढ़ा होगा, रिवाइज में भी उसको करेंगे। तो यहां तक याद रखना कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब यहां से मिलने वाला होता है तो उस समय इसका विभाजन होता है आधा आधा में, यानी कि 23 को ही मिलता है। तो यहां से जो आधा बन के आता है उसको युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। तो एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक जो होता है उसको शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। और मादा युग्मक जो होता है उसको अंडाणु कहते हैं। ओवम उसको कहा जाता है, ओवम। क्लियर? नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को पूरे मानव में कितने गुणसूत्र? लेकिन यहाँ पे आधा मिलेगा कि पूरा? तो इसको कहते हैं कि युग्मक अर्धगुणित होता है। क्या होता है? अर्धगुणित होता है। सुनना बढ़िया से, युग्मक अर्धगुणित होता है, ये भी अर्धगुणित है। अब यहां से देखो, ये अर्धगुणित है। 46 का आधा जब मिलने वाला है तो युग्मक 23 को बन गया। यहां भी क्या बन गया? और जब ये दोनों मिलता है, सुनना, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, जब ये दोनों मिलता है तब 23 गो एने से 23 गो एने से के गो, तो ये पूरा बन गया। तो इसको हम लोग कहते हैं नर युग्मक एने से शुक्राणु मिल गया। शुक्राणु को इस तरह से बनाते हैं और इधर से अंडाणु मिल गया। सुनना, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, तो इस यहाँ पे जब मिल गया तो इसको अब युग्मक नहीं कहते हैं बल्कि युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। और युग्मनज को हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? तो याद रखना कि युग्मकों के मिलने से किसका निर्माण होता है? जाइगोट या युग्मनज का। तो ये बताओ, युग्मनज ये दुगुना वाला हुआ कि अर्धगुणित यू है? तो देख लो, 23 एने से 46, यानी बोलेंगे कि ये द्विगुणित होता है। क्या होता है? तो याद रखना, युग्मनज द्विगुणित होते हैं। रे, युग्मनज द्विगुणित होते हैं जबकि युग्मक अर्धगुणित होते हैं। अच्छा, एक और चीज को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि युग्मक, यहाँ पे ये देख लो, नर और मादा, सुनना, नर और मादा जिस क्रिया के द्वारा मिलते हैं, सुनना, नर और मादा जिस क्रिया के द्वारा मिलते हैं उस क्रिया को संभोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मिलने के बाद जब युग्मक मिलता है, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, जब ये दोनों मिलते हैं तो निर्माण होता है युग्मनज का। लेकिन इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? इसे बहुत कंफ्यूजन वाला चीज होता है, इसलिए बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझना। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब ये दोनों मिलेंगे तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? लेकिन मिलने पर निर्माण किसका होगा? जाइगोट का। उस क्रिया को निषेचन कहेंगे, लेकिन निर्माण होगा युग्मनज का, जाइगोट का। क्लियर? तो निषेचन की परिभाषा क्या है?
तो जिस क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन में किसका निर्माण होता है? अच्छा ये बता, ये जो जाइगोट है निषेचन के बाद बना है कि निषेचन के पहले? निषेचन के बाद। लेकिन युग्मक निषेचन के पहले है कि निषेचन के बाद? ये तो निषेचन नहीं हुआ होकर पहले ही युग्मक है। तो क्वेश्चन आता है युग्मक तथा युग्मनज से आप क्या समझते हैं, या युग्मक तथा युग्मनज में अंतर स्पष्ट करें। तो बहुत ही साफ अंतर है इसका, कोई भी रट्टा मारने का चीज नहीं है। ध्यान से देखना युग्मक और युग्मनज में क्या अंतर है। तो ये देखो क्या है, बोलेंगे सीधा युग्मक अर्धगुणित होते हैं। अर्धगुणित है ना? है ना यहाँ पे? बोलो कांग्रेस। युग्मक अर्धगुणित होता है जबकि युग्मनज कौन सा है? द्विगुणित होता है। पहला अंतर क्लियर हुआ? युग्मक निषेचन के पहले है कि बाद? यह निषेचन के पहले होता है जबकि युग्मनज निषेचन के बाद होता है। क्लियर? युग्मक ई अकेले है, ई नर है तो केवल नरे रहेगा, केकरा में मादा वाला भी आयल रहेगा, केवल नर रहेगा। लेकिन युग्मनज में नर और मादा दोनों मिलेगा तब ना युग्मनज बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि युग्मक शुद्ध होता है जबकि युग्मनज अशुद्ध होता है। तो युग्मक शुद्ध होता है जबकि युग्मनज अशुद्ध होता है। तो बोलो तीन अंतर क्लियर हुआ सभी को? तो 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि युग्मक तथा युग्मनज में अंतर स्पष्ट करें। तो सीधे बोलेंगे युग्मक तथा युग्मनज में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, युग्मक अर्धगुणित होते हैं जबकि युग्मनज द्विगुणित होते हैं। युग्मक का निर्माण निषेचन के पूर्व ही हो जाता है जबकि युग्मनज का निर्माण निषेचन के फल स्वरूप होता है। फल स्वरूप माने बाद। युग्मक शुद्ध होता है जबकि युग्मनज अशुद्ध होता है। बोलो यहां तक क्लियर की दिक्कत? क्लियर ना सभी को? निषेचन के बारे में बढ़िया समझना। अच्छा ये दो जीव मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों मिल जाएगा तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है अंतः निषेचन। एक बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? तो इसमें नर और मादा का मिलन नहीं होता है बल्कि युग्मकों का खाली मिलन होता है। तो युग्मक कैसे मिलेगा? तो जनरली बाह्य निषेचन मेढक करता है। कैसे करता है? तो नर मेढक जो रहता है वो पानी में कूद जाता है तालाब उलाब वाला एरिया में और वहां पे अपने शुक्राणु को छोड़ देता है और वहां से फिर निकल जाता है और फिर इधर से मादा वाला मेढक जाती है और उसको शुक्राणु को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। यही क्रिया फिर शुक्राणु अंडाणु मिल गया तो इस क्रिया को कहते हैं बाह्य निषेचन। इसमें नर और मादा का मिलन नहीं हुआ बल्कि उसके युग्मकों का मिलन हुआ तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी क्रिया कहते हैं? बाह्य निषेचन की क्रिया। बाह्य निषेचन यही होता है कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक का जो शुक्राणु है वो मादा के अंदर शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता है बल्कि किसी माध्यम से जाता है। बाह्य निषेचन का परिभाषा बोलेंगे वैसा निषेचन जिसमें शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर प्रवेश न करा के किसी माध्यम द्वारा ले जाया जाता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और अंतः निषेचन तो जानते ही हो, इसमें शरीर के अंदर ही प्रवेश कराया जाएगा जिसे कहते हैं अंतः निषेचन। तो ये बताओ मेढक बाह्य निषेचन की अंतः निषेचन? हाँ ये दोनों निषेचन करता है, बाह्य भी करता है और अंतः भी करता है। और भी ये बता
कि बकरी या गाय या भैंस जितने देखते हो ये सब कौन सा निषेचन? बाह्य। ये सब अंत निषेचन, सब तालाब में जाता है रे, ये सब अंत निषेचन। तो बोलो अंत निषेचन बाह्य निषेचन सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? थोड़ा सा ये समझ लो निषेचन क्या होता है। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? और इस प्रक्रिया में निर्माण किसका होगा? जाइगोट का। तो ये बताओ युग्मक और युग्मनज में अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? युग्मक अर्धगुणित होते हैं जबकि युग्मनज युग्मक निषेचन के पूर्व होते हैं जबकि युग्मनज निषेचन के युग्मक शुद्ध होता है जबकि युग्मनज। अच्छा, निषेचन का निर्माण दोनों के मिलने पर ही ना होगा। अच्छा ये बताओ तो अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होगी? अलैंगिक जो अभी कुछ देर पहले पढ़ा रहे थे, अलैंगिक में तो केवल एक गो जीवे रहता है। तो एक गो जीवे है तो ओकरा में नर मादा है, और नर मादा है नहीं तो निषेचन करने से होगा। इसलिए अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। अच्छा देख लो थोड़ा अंतर उसमें भी पूछ देता है कभी कभी, तो उस चीज को भी थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं, जो समझाए उसी में से सोच सोच के खाली लिख देंगे। देखो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। पहला, इसमें केवल जीव भाग लेगा, इसमें केवल एक ही जनक जीव भाग लेते हैं जबकि लैंगिक जनन में दो जनक जीव भाग लेते हैं। फिर से इधर से बोलना, अलैंगिक जनन में कलोन बनता है कि लैंगिक में बनता है? कलोन अभी कुछ देर पहले बताए थे कि अलैंगिक जनन से जन्मे संतान का गुण पिता के गुण से 100% मिल जाता है, तो इस क्रिया को कलोन कहते हैं। तो ये बताओ अलैंगिक में क्लोन कि लैंगिक में? तो अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है जबकि लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। फिर से बोलना, अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं जबकि लैंगिक जनन में हाँ एक से अधिक तो 10 को भाग लेगा ना रे, दो जीव, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक 10 भी होता है। 10 को भाग किससे ले लेगा? लैंगिक जनन में दो जनक जीव भाग लेते हैं। क्लियर? आगे देखना, अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है, होता है जबकि लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। ये बताओ अलैंगिक जनन में निषेचन होगा? अलैंगिक जनन में एगो जीव है तो एकरा में नर मादा मिलेगा? अरे बोलो, अलैंगिक में एक जीव है ना, इसमें नर मादा मिलेगा। तो अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है ना। अच्छा ये बताओ अलैंगिक जनन में युग्मक बनता था, युग्मनज बना है अलैंगिक में? बोलो, यानी अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण। ये बताओ अलैंगिक जनन में जाइगोट बनता था, यानी अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है जबकि लैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये बताओ अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का आया ना? चलो दो प्रकार के जीव होते हैं, इसके बाद आगे बढ़े ना। अब दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं एक लिंगी जीव और एक होते हैं द्विलिंगी जीव। इसके बारे में देखना, ये भी 2 नंबर में हमेशा आ जाता है, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी का दूसरा नाम है उभयलिंगी। टू लिंगी ना रे, टू लिंगी का उभयलिंगी। चलो देखो, अरे एक लिंगी और द्विलिंगी या उभयलिंगी का मतलब क्या है? जब कोई जीव में नर या मादा में से कोई एक ही हो। अब बताओ तू छोटका नर है कि मादा? नर है कि मादा? नर दोनों है। चल देखो, जैसे मान लो तू नर है तो तू एक लिंगी हुआ कि द्विलिंगी? बोलो, एक लिंगी।
अच्छा विशाल, ये छोटका तो चलो एक लिंगी है, तुम बताओ। एक लिंगी, ये बताओ रे, एकरा में केवल एक ही नर या मादा कोई एक ही है ना? तो जब कोई जीव में नर और मादा कोई एक ही होता है, कोई एक ही युग्मक रहते हैं, तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। सुनना, और जब किसी जीव में नर और मादा दोनों युग्मक रहते हैं तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ देखे हो कोई, चेरा, तो केचुआ जिसे किसानों का मित्र भी कहते हैं। तो याद रखना, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट है कि किसानों का मित्र केचुआ को कहते हैं। क्लियर? द्विलिंगी और उभयलिंगी, तो सुनना, द्विलिंगी कौन होता है? तो केचुआ जो होता है द्विलिंगी, उसमें नर भी होता है और मादा भी होता है। और भी बहुत सारे जीव हैं द्विलिंगी। और हाँ, जीव की अगर बात करें तो केचुआ हम बता दिए, घोंगा होता है, सीप होता है। अब फूल में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ देता है द्विलिंगी वाला, ऑब्जेक्टिव एकदम निश्चित ही है। तो याद रखना, पौधा में कौन कौन होता है? तो गुलाब, सरसों, उड़हुल को ही हम लोग गुड़हुल भी कहते हैं। नहीं, पपीता तो एक लिंगी है। पपीता एक लिंगी ना है? नहीं, एक लिंगी है, द्विलिंगी नहीं। चल देखो, अरे तो द्विलिंगी कौन कौन है? गुलाब, सरसों, गुड़हुल, और कुछ है का? नहीं ना, न जो कना। और जीव की बात करें तो कौन? केचुआ। और कौन है? घोंघा। और घेंगा ना रे, घोंघा, सीप। हाँ, मटर, मटर को भी याद रखना। मटर, टमाटर, देखिए पकड़ा के टमाटर का है। मटर, ये सब जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी है। तो ये सब क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जीव है? निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? तो जैसा एग्जाम्पल रहे उसके अनुसार हम मारेंगे। तो द्विलिंगी उभयलिंगी कौन कौन है? जिसमें नर और मादा दोनों होता है। तो याद रखना, गुलाब, सरसों, गुड़हुल, मटर, केचुआ, घोंघा, सीप। गुलाब पर एक नया गाना है, सुना है इसको? गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तू भवड़ा से मिलल बाड़ू, ऐसे करके आएगा। पूरा हम नहीं सुने। चल देखो, चलो अरे हम सुने थे बड़े दिन पहले, 4-5 दिन हो गया। चलो अरे देखो, 4-5 महीना हो गया तो 4-5 महीना हो गया। तो ये बता रहे, एक लिंगी या द्विलिंगी सभी को समझ में आया? बोलो। तो इसके बाद अब हमनी समझेंगे एक पेड़ के बारे में, अति के फूल के बारे में, कि पेड़ में जनन कैसे होता है। और पेड़ में जनन होने के बाद उसके बाद फिर मानव में समझ लेंगे, और उसके बाद फिर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। ये वाला चैप्टर खत्म। चलो अरे देखो, ऊपर ध्यान दो। ये बताओ, जो पौधा होता है, सबसे पहले ये समझ लो कि पौधा का जननांग कौन होता है। यानी डिस्टर्ब मत करो यार, जाओ आओ, पूछ के जाता है तो फिर आने के लिए कभी बोले हैं कि हाँ वो नहीं रह जाओ। चल देखो, जनन के लिए ये बताना, पौधा में जो अंग होता है, पौधा में जनन तंत्र किसको कहते हैं? तना, पत्ती, फूल, फल किसको कहेंगे? फूल को। याद रखना कि पौधा में जो जनन अंग होता है उसको फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि फूल से ही पौधा जनन का कार्य करता है, ठीक ना? अब देखो आगे, ये फूल में हमने देख लेते हैं कि कहाँ पे नर युग्मक मादा युग्मक कैसा रहता है। अच्छा, अगर एक लिंगी पौधा हम लेंगे तो एक लिंगी पौधा में क्या होगा कि या तो नर रहेगा या तो कौची रहेगा। तो हमको नर और मादा अलग अलग पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना। नर अलग पढ़ना पड़ेगा और मादा फिर हार्ड हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, दोनों एक के में मिक्स कर देते हैं। यानी कि हम ऐसा पौधा लेते हैं
जिसमें नर वाला भी हो और मादा वाला भी हो, यानी कि द्विलिंगी पौधा लेते हैं। और द्विलिंगी पौधा में उड़हुल आता है कि नहीं आता है? चलो हम एक उड़हुल का पौधा ले लिए हैं और उड़हुल के पौधा में हम बताते हैं, और बढ़िया से तो नहीं समझना। ये है एक उड़हुल का पौधा। किस हो गया रे? हल्ला काहे कर रहे हो रे? चलो इस प्रकार से है। अब देखना, ये जो पेड़ का नीचे फूल का जो नीचे वाला भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं डंठल। क्या कहते हैं? देखो कोई फूल कनू से लिया हो ना, कनू से साइड से पिछला। चलो अब शांत रहो, सुनना। यही वाला फूल से हम कर देते हैं, हो जाएगा। चलो रे, ये नीचे का जो भाग होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डंठल। क्या कहते हैं? डंठल। ये वाला दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, यही ग्रीन वाला क्या है? डंठल। कोई एक फूल को हम तोड़ लेते हैं, सभी पे नहीं ना एक्सपेरिमेंट हो सकता है। चलो हम इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है? इसको हम तोड़ लिए हैं। और ई वाला जो है इधर, ये जो नीचे वाला भाग तुमको दिख रहा है हरा वाला, ये हरा वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डंठल। क्या कहते हैं? इस सरसों का फूल है। सरसों पे उदित नारायण का वो गाना बोले थे ना, सुना दे उसको। ये गाना इसे तो बहुत पुराना गाना था, भोजपुरी फिल्म के था। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म को देखे हो? ओकरा में ये वाला गाना है। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, सरस किसे रे? ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, जैसे कि लागे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ऐसे करके। अरे एकरा में बहुत पुराना गाना है ना। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ऐसी करके आ जाओ। ये तो पूरा गुलाबी लिया है तुरे। अरे 2 किलोमीटर तक तो नहीं, नजर नहीं पड़ गया था, भूल गया था क्या रास्ता आने का। चलो अरे देखो, हमारे घर ही चल गया था। चौपट ये हमारे घर का फूल है। तब भी कहता अच्छा क्या लग रहा है। चलो ये सुनना आगे। ए लड़का सुनो आगे। ये जो बीच का, ये दोनों द्विलिंगी फूल है कि एक लिंगी है? क्योंकि ये है गुलाब, ये है गुलाब जैसन फूलल बाड़ू। चलो ये है, इसको क्या कहते हैं? डंठल। अरे इसको क्या कहते हैं? डंठल। इसको ई वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डंठल ना। अब देखो हरा वाला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? डंठल। और उसके बाद सुनना, अरे
चौपट। इसके बाद इस तरह से एक डंटी की तरह निकला होगा ऐसे। चुप रहो बंदर भगोल। इस तरह से ग्रीन कलर का होगा। इसमें तोनी के नजर पड़ेगा, देख लो। जिसको यहां से दिखाई ना पड़े वीडियो में देख लोगे, एकदम कैमरा में सटा के कर ले रहे हैं, आराम से दिख जाएगा। ठीक है। ई वाला अगर देखोगे, ई वाला भाग यहाँ पे अब तो नजर पड़ जाएगा ना, चुप रहा। ई वाला जो भाग है डंठल के बगल में, इसी भाग को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? टोनी देख लो, इधर से साफ नजर पड़ जाएगा। ई हुआ हमारा डंठल, कोची है, और ई वाला जो भाग है इसको कहते हैं बाह्य दल। कोची कहते हैं? पंखुड़ी हो लिखा था। हाँ, इसको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। यानी क्या, ई वाला जो भाग है, ई डंठल के ऊपर में जो ग्रीन कलर का पत्ता नियत है, ई यहाँ पे देख लेना, ई वाला भाग, इस ई वाला ई डंठल, और ई होता है क्या? बाह्य दल। देख लोगे रात में सब नजर पड़ जाएगा। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाह्य दल। अब सुनना आगे, ये बाह्य दल एक काम कुछ ही करता है, तो जब ये फूल नहीं बल्कि कली रहता है। दीपक गया था चुप, सुनना बढ़िया से। ये रेल का ये डंठल के ऊपर बाह्य दल सभी को नजर पड़ रहा है। तो ये बाह्य दल जो होता है, ये फूल जब कली अवस्था में होता है, कली का मतलब जानते हो, फूल अभी फूलाया नहीं है बल्कि ऐसा चिपका हुआ नहीं रहता है, वो कली नहीं है। तो ये वाला जो होता है ना बाह्य दल, उसको ऐसे ढक करके रखता है ना। तो यानी कि कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान कौन करता है? बाह्य दल। कौन करता है? अच्छा, बाह्य दल का कलर कैसा है देख लो सभी लोग। बाह्य दल का कलर कैसा है? ग्रीन, हरा। यानी कि डंठल और बाह्य दल दोनों हमेशा क्या होगा? हरा। उसके बाद ई देखोगे तो इस तरह से होता है। अरे शांत रहो। इस तरह से, और इसी को कहते हैं हम लोग पंखुड़ी। इसको क्या कहते हैं? पंखुड़ी, या इसका नाम है दल पत्र। क्या नाम है? ये जितना भी तोनी के दिख रहा होगा, ये सब रेड वाला भाग, इसी को कहते हैं पंखुड़ी या फिर दल पत्र। देखो टूट के बहुत सारा गिर रहा है। इसको कहते हैं पंखुड़ी या फिर दल पत्र। इसका कोई फिक्स कलर नहीं होता है। ये गुलाब में देखोगे रेड होगा, सरसों में देखोगे तो इस सरसों में देखोगे तो ये पीला वाला भाग है। तो हर फूल का अलग अलग होता है, और ये जिस कलर का होता है वैसा कलर का हमने फूल कहते हैं। क्या हमने कहते हैं कि गुलाब हरियर रंग के हैं? कहते हैं? नहीं, कहते हैं रेड रंग के, गुलाबी रंग के, पिंक रंग के। ये नहीं कहते हैं रेड रंग के, ये नहीं कहते हैं कि ग्रीन रंग के। क्या इसमें ग्रीन रंग नहीं है? हरा रंग का इसमें डंठल है, बाह्य दल है। तो काहे कहते हैं पिंक रंग के है? क्योंकि फूल का जो रंग होता है वो दल पत्र पर निर्भर करता है। केकरा पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन पूछता है कि फूलों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना होगा कि फूल का रंग दलपत्र पर निर्भर करता है। केकरा पर? दलपत्र पर। और ये सब है दलपत्र। इसके बाद फिर सुनना रे, इसके बाद फिर ई वाला जो 3 गो भाग दिख रहा है, ये है पुरुष जननांग। क्या है? पुरुष जननांग। और पुरुष जननांग को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। पुमंग को हम लोग पुंकेशर भी कहा जाता है। पुमंग को क्या कहा जाता है? पुंकेशर। तो सुनना, ये वाला जो भाग है पुमंग है, पुमंग को हम लोग पुंकेशर भी कहते हैं। और पुंकेशर में 3 भाग है, देख लो। ये ऊपर का जो 2 भाग, ये वाला ऊपर का भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग गोल नियत, इसको कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? पराग कोश। ये बताओ, ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है टोनी के, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पराग कोश। ये जो डंटी नियत दिख रहा है ना, इसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। यही दोनों मिल करके हो जाता है पुंकेसर या पुमंग। अब पुमंग क्या होता है? तब पुरुष जननांग। पुरुष यानी यही इसमें नर वाला भाग है। इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला फूल में दिखा देते हैं। अभी गुलाब वाला फूल तोड़ने वाला है किसी के पास? तो तोड़िए, दिया लाता
हाँ ला टूटल है ये, ठीक किया तोड़ के, बढ़िया कर दिया। चलो देखो इसमें देखोगे तो हाँ टोनी के दिखा देंगे, कैमरा में दिखा दें, कैमरा में दिखा दें, सब लोग रात में देख लोगे ना। तो देखो यहाँ पे देखना, ये तो हमारा डंठल है, ये कुछ है इधर वाला भाग, ये क्या है बाह्य दल, गधा पुंकेसर, देख इधर ये क्या है बाह्य दल। और इधर वाला भाग देखो इसमें, तो इसमें एगो बीच वाला भाग है, वो किनारे वाला भाग है ना। अब बीचवा वाला सटल सटल और किनारे वाला हटल हटल। तो अरे तो जो हटल वाला भाग है यही है नर वाला भाग, क्या है। चलो इसमें से हम किनारे वाला में से हम एगो को तोड़ लेते हैं, चलो एगो के हम तोड़ लेंगे, चुप रहा था तोड़ खराब हो। एकरा में से हम एगो तोड़ लेते हैं। अब एकरा में से तोड़ दिए, अब देखना बढ़िया से एकदम रात में देखो बढ़िया से जूम करके एकदम दिखाई देगा, क्योंकि बहुत भीड़ सटा लिए हैं। ये वाला अगर देखोगे यहाँ पे, अरे चुप क्या, अच्छा अभी ठीक है ना। ये वाला जो भाग है तो देखोगे कि यहाँ पे, अरे हालांकि वहां देखोगे तो इसमें भी साफ नजर पड़ रहा होगा, सब पड़ रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ब्लर आ रहा थोड़ा, अभी ठीक है ना। देखोगे ध्यान से कि ई वाला भाग में आगे एक उठा हुआ भाग है, दिख रहा है, थोड़ा गोल नियत, थोड़ा बड़ा साइज में, और पीछे धागा नियत है, पतला संरचना एकदम। तो आगे वाला जो संरचना है ना, इसको कहते हैं पराग कोष। क्या कहते हैं, देख रहे हो ना ऊपर, आई पराग कोष, आई जो पतला वाला इसमें देख लो टीबिया में, अरे तो ये जो पतला वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु। आई वाला जो भाग दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, पराग कोष। आई पराग कोष के अंदर में एगो चीज रहता है जिसको कहते हैं पराग कण, कुछ कहते हैं, इसी के अंदर में होता है जिसको कहते हैं पराग कण। अब देख लो कि इतना छोटा है कि इसका ऑपरेशन करना पॉसिबल है, तो इसका ऑपरेशन करेंगे तो नजरे नहीं पड़ेगा, इसके लिए माइक्रोस्कोप फिर चाहिए। पराग कण कैसे दिखाई देगा ये बताओ। ये पराग कोष यही वाला ना, उठल वाला दिख रहा सामने ना, सामने इसमें दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा है। ये देखोगे तो ये है हमारा पराग कोष। अब पराग कोष इधर तंतु, अब पराग कोष के अंदर में क्या है, पराग कण। अब पराग कण, ये बताओ पराग कोष जब इतना छोटा है तो पराग कण कैसे नजर पड़ेगा, तो पराग कण हम लोग को नजर पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा है पुरुष वाला भाग, समझ में आया। और इधर वाला भी पुरुष और ये वाला भी क्या है, क्योंकि हमने देखोगे तो इस चारों पट्टी किनारे वाला भाग फैला हुआ है, चारों पट्टी है ना। अब बीचवा में देखोगे तो बीचवा वाला भाग एकदम सटल सटल है ना, बीचवा वाला सटल सटल, किनारे वाला हटा हुआ है। तो जो सटा सटा बीचवा में है उसको कहते हैं स्त्री वाला भाग, और यही है स्त्री वाला भाग, सोजे सोजे एकदम सटल सटल, ये स्त्री वाला भाग है। और स्त्री वाला भाग में 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो ऊपर में है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और इस जिस धागे नुमा संरचना से जुड़ा हुआ है, इस धागे नुमा संरचना को कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। ये नीचे देखकर कोई देखो बढ़िया आकृति का निर्माण किया है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। तो देखो अब इसका ऑपरेशन करते हैं, बढ़िया से समझना। यही है हमारा बाह्य दल को हम हटा देते हैं। अब देखो पुरुष वाला सबके तोड़ लेना, पुरुष वाला किनार ही ना है, पुरुष वाला को हम बढ़िया से तोड़ लेते हैं ताकि स्त्री वाला बच जाए। चुप रह। चलो देखो अब इसमें पुरुष वाला एक भी नहीं है, केवल कौन बचा हुआ है, स्त्री वाला। इसमें देखोगे तो शायद साफ नजर पड़ जाएगा, तोहनी के पड़ रहा होगा ना। तो देखोगे ये है स्त्री वाला भाग, और स्त्री वाला भाग को भी अगर हम तोड़ लें तो स्त्री वाला भाग को भी तोड़ने पर नजर क्या पड़ेगा, पड़ता है कुछ नजर रे, अभी कुछ है नहीं। इसमें देखोगे स्त्री वाला भाग में अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा फैला देते हैं इसको ताकि नजर पड़े, तो स्त्री वाला भाग में अगर देखोगे बढ़िया से, तो ये आगे जो है ये भी इसमें भी उठा हुआ थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा आगे उठल है,
अब बीचवा फिर पीछे से एकदम अथी नियत गेल है, धागा नहीं है, देख लो वहां फोटो एकदम वैसा ही है यहाँ भी। तो आगे वाला भाग को इसमें कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? धागे नुमा संरचना को कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? इसके अंदर ही जो उठा हुआ भाग दिख रहा है ना नीचे ग्रीन में, नीचे ग्रीन वाला दिख रहा है उठल भाग, नीचे ग्रीन उठल भाग दिखा सभी को, इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अगर इसका ऑपरेशन करोगे अंडाशय का, इस अंडाशय का अगर तोड़ोगे, इसको तोड़ के अगर निकालोगे, ले तहस नहस पूरा हो गया रे। इस अंडाशय को अगर तोड़ करके निकालोगे तो अंडाशय के अंदर में रहता है बीजांड। अंडाशय के अंदर में कौन रहता है? बीजांड। और यही बीजांड के अंदर में रहता है बीज। कौची रहता है? तो अब देखना ये सब काम कैसे करता है जे, बढ़िया से सुनना। तो बोलो, ये पेड़, ये पौधा के बारे में, फूल के बारे में समझ चुके हो ना? नीचे वाला भाग क्या होता है? डंठल। क्वेश्चन आता है आवृत बीजी पौधा या फिर पौधा के जो जननांग है, पुष्प जननांग, उसका सचित्र वर्णन करने के लिए तो फोटो बना देंगे। वर्णन में सबसे पहले नीचे कौन है? डंठल, उसके बाद बादल, उसके बाद पंखुड़िया दलपत्र, उसके बाद पुंकेसर, उसके बाद स्त्री केसर का धाबीजान। डंठल हरा रंग का होता है, इसको पुष्पवृंत भी कहते हैं। डंठल का दूसरा नाम क्या है? पुष्पवृंत। बाह्यदल यह कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, इसका कलर हरा होता है, हरियर हरियर ओढ़ने। यह पंखुड़ी और दलपत्र, इसका कलर एक रंग के होगा कि अलग अलग रंग के? कोई में लाल, कोई में पीला, कोई में हरा, किसी भी कलर का हो सकता है। और इसी के रंग पर फूल का रंग होता है। क्लियर? ब्लैक फूल देखे होगा। अब सुनो रे, और उसके बाद पुंकेसर। पुंकेसर ना, पुंकेसर माने पुरुष वाला। पुंकेसर में दो भाग, पराग कोष और पराग कोष के अंदर में क्या है? परागकण। उसके बाद स्त्री केसर। स्त्री केसर में है एक वर्तिकाग्र जुड़ल है वर्तिका से, और नीचे वाला अंडाशय। तीनों मिला के स्त्री केसर, स्त्री वाला। अंडाशय के अंदर में बीजांड और बीजांड के अंदर में बीज। अंडाशय बड़ा होकर के फल बनाता है और बीजांड बड़ा होकर के बीज बनाता है। तो याद रखना, कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय फल में बदलता है, जबकि बीजांड बीज में बदलता है। तो क्वेश्चन आता है, फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण, और बीज का निर्माण बीजांड से। क्लियर ना सभी को? बोलो। अब देखो इसमें होता क्या है, यह पुरुष वाला, जैसे मान लो हवा के झोंका तेजी से चला, जब हवा तेजी से जब चलेगा तो ये पराग कोष है ना, पराग कोष, एक अंदर में कुछ है, एक उड़िया के पराग कनवा पहुंच जाएगा वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो ये वर्तिका से होते हुए पहुंचेगा यहाँ, और निषेचन की क्रिया होगी, जिसके फल स्वरूप यहाँ पर बीज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से फूल जो है जनन का कार्य करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, सुनना बढ़िया से। ये पराग कोष के अंदर में कुछ ही है, परागकण। परागकण किसी माध्यम से उड़ा करके कहाँ पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र तक। अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन। परागकण नहीं, परागन। तो देखो दोनों नाम में कंफ्यूजन बहुत होता है। पर सुनो, अरे पराग कण जो है, कण जो है एक वस्तु है जो कि पराग कोष के अंदर में है, और परागन क्रिया है, ये वस्तु नहीं है। तो पराग कण का है पराग कोष के अंदर में, परागन क्रिया क्या है? तो जब पराग कोष के परागकण, पराग कोष के किसी माध्यम द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागन। बहुत हार्ड है। परागन दो तरीका के होता है, एगो स्वपरागन, एगो पर परागन। तो सुनना, अगर यही फूलवा के, जैसे देखना, यही फूलवा के पुंकेसर, यही फूलवा के पराग कोष के परागकण न, पराग कोष में न परागकण, जब यही फूलवा के परागकण यही फूलवा के वर्तिकाग्र तक जाए, यानी यही फूलवा के पराग कोष यही फूलवा के परागकण तक जाए, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागन। क्या कहते हैं? स्वपरागन। आई कब होगा? जब नर मादा एक में रहेगा तब न।
है? नर और मादा एक्के में रह जाता है ना, वहीं पर से वहीं पर ट्रांसफर होगा। और नर मादा एक्के में होता है, उसको द्विलिंगी की एकलिंगी। यानी याद रखना, स्वपरागन केवल द्विलिंगी में होता है। केकरा में होता है? हो सकता है इस बात समझ में ना आया हो, फिर से सुन लो इसको। ये पराग कण जो है यहाँ उड़िया के जाएगा तो उसको परागन कहेंगे। अभी बताओ, यहाँ से उड़िया के यहाँ जाना है, एक्के फुलवा पर जाना है, तो एक्के फुलवा पर कब जाएगा? जब नर और मादा एक्के को में रहेगा था ना। अब पता चला नर है मादा ये नहीं है, नर है मादे नहीं है, तो उड़िया के एक्के फुलवा पर कैसे जाएगा? वो तो दूसरा पर जाना पड़ेगा। तो जब ये तबे होगा जब एक्के में रहेगा। एक्के कब होता है? द्विलिंगी में। इसलिए स्वपरागन की क्रिया हमेशा कौन सी पौधों में होती है? द्विलिंगी पौधों में। तो याद रखना कि यहां से उड़िया करके जब वही फुलवा पर जाता है तो स्वपरागन, और दूसरा फुलवा पर ट्रांसफर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? परपरागन। और परपरागन जो है एक लिंगी और द्विलिंगी सभी पौधा में होता है। वो एक लिंगी में भी हो सकता है, द्विलिंगी में भी हो सकता है। हो सकता है कर मनवा का ना अभी तोरा पर ना दूसरा फुलवा पर जाएंगे, टका द्विलिंगी में नहीं हुआ, परपरागन हो गया ना द्विलिंगी में, और एक लिंगी में तो होगा ही होगा। तो याद रखना रे, सीधा ऐसे याद रखना कि परागन, स्वपरागन क्या है? तो जब किसी पुष्प का जब किसी पुष्प के पराग कोश का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। जबकि जब किसी पुष्प का पराग कोश का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परपरागन कहते हैं। परपरागन सभी में होता है, लेकिन स्वपरागन केवल द्विलिंगी में होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि दिक्कत? ये हम लोग का फूल वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग मनुष्य वाला पार्ट पे चलते हैं। क्लियर? देखो, मानव में अब देखेंगे सबसे पहले पुरुष का और उसके बाद स्त्री का, दोनों का देख लेना। तो पुरुष जो जननांग होता है, नियंत्रण एवं समन्वय, कल बताए थे ना, इसमें पुरुष ग्रंथि को, पुरुष जनन ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं? हाँ, अनिशा से पूछो, बता देता हूँ। चलो रे, शांत रहो। चलो रे, देखो ऊपर। चलो रे, ऊपर ध्यान देना सभी। पुरुष जननांग इसी प्रकार का होता है, और इसमें जो है पुरुष जननांग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुरुष जननांग में पुरुष में जो जनन ग्रंथि होता है उसका नाम क्या है? वृषण। क्या नाम होता है उसका? वृषण। और वृषण हम लोग इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं ना, और यही है हमारा कौची? वृषण। कौची है? वृषण। अब वृषण जिसमें जिस थैली में बंद होता है उस थैली को क्या कहते हैं? वृषण कोश। याद रखना, वृषण में ही निर्माण होता है शुक्राणु का। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? बताए हैं कल कि पुरुष जनन ग्रंथि वृषण को कहते हैं। वृषण दो हार्मोन का निर्माण करता है, पहला शुक्राणु और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। यानी कि वृषण में दो चीज का निर्माण होता है, शुक्राणु का और टेस्टोस्टेरोन का। और इसके निर्माण के लिए शरीर का जितना टेम्परेचर होता है ओकरा से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो भाग होता है शरीर के बाहर में थैली के रूप में दिया हुआ रहता है। क्लियर?
तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो सामान्य तापमान होता है उस शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, और इसी में निर्माण होता है किसका? शुक्राणु का। और उसके बाद इस शुक्राणु बनने के बाद जिस नली से बाहर आती है, जिस नली से आ रही है, इस नली को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं? वैसी नली जिसमें शुक्राणु गति करती है, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। यहाँ से केवल शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, लेकिन शुक्राणु बनने के बाद कुछ शुक्राणु मृत भी रहते हैं और कुछ शुक्राणु जीवित रहते हैं। शुक्राणु इस प्रकार के होते हैं, जिसमें बता दे शुक्राणु इस प्रकार के होते हैं जिसके आगे का भाग थोड़ा उठा होता है, जिसे और पीछे का भाग को पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ। तो पीछे वाला भाग किसी किसी शुक्राणु में नहीं रहता है, तो अगर नहीं रहता है तो शुक्राणु मृत रहता, मरा हुआ रहता है। शुक्राणु गति करती है पूंछ से ही। पूछता है शुक्राणु का कौन सा भाग गति कराने में मदद करती है? बोलो कौन क्या करता है? पूंछ। तो याद रखना शुक्राणु का जो पूंछ होता है वो गति कराने में मदद करती है। और यहां से शुक्राणु बन गया, गति करके बाहर निकल रही है, लेकिन इसको खाना पानी एकदम पोषण ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसको पोषण के लिए, रोग रोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि का नाम है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ना? शुक्राशय, सॉरी शुक्राशय। यहाँ पे जो ग्रंथि है इसका नाम क्या है? शुक्राशय। और इस शुक्राशय काम कुछ करता है, तो शुक्राशय का एक ही काम है कि जितने भी शुक्राणु इधर से जा रहे हैं उसको पोषण देना, बढ़िया से उसको एकदम एडजस्टमेंट करना, एकदम टेम्परेचर को एकदम बना करके रखना, इसको मरने नहीं देना, टोटल टेम्परेचर को बनाना, पोषण, रोग रोधक क्षमता, इस सब को बना करके रखना, ये काम है किसका? शुक्राशय का। क्लियर? शुक्राणु यहां से निकल चुका है। जैसे ही और शुक्राणु जिस नली से निकला उस नली को क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी का एक और नाम है शुक्रवाहिका। क्या नाम है इसका? इसको शुक्रवाहिका भी कहते हैं और शुक्रवाहिनी भी कहते हैं। और यहाँ से निकल रहा है, भेंट होगा केकरा से? शुक्राशय से। शुक्राशय से इसको पोषण ही सब मिलेगा ना। अब ये शुक्राणु एकदम तंदुरुस्त है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्राणु ये कौन सी नली से जा रही है? शुक्रवाहिनी ना, या शुक्रवाहिका जिस नली से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर एक और ग्रंथि होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट। कहां से आ गया? कॉपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि का काम क्या होता है? तो शुक्राणु को एक लिक्विड प्रदान करना। क्या प्रदान करना? तो ये जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का नाम है काउपर ग्रंथि या कॉपर ग्रंथि भी कहते हैं। ये काउपर ग्रंथि का काम यही है कि शुक्राणु को लिक्विड प्रदान करना तथा दूधिया रंग प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछता है शुक्राणु को दूधिया रंग कौन सा ग्रंथि प्रदान करता है? तो याद रखना होगा कॉपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? और यहां से शुक्राणु आगे बढ़ेगा, और सुनो, और शुक्राणु यहां से आगे बढ़ते हुए जिस रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है इसको कहते हैं सीसन। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहा जाता है? सीसन। इसको कहा जाता है सीसन। और सीसन के द्वारा ही इसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और सीसन का आगे का भाग उठा होता है जिसे सीसन मुंड कहा जाता है। बता रहे हैं? तो बोलो यहां तक क्लियर है? और शुक्राणु, अब देखो यही माध्यम से, सीसन के माध्यम से ही शुक्राणु भी निकलता है और इसी माध्यम से मूत्र भी निकलता है। और मूत्र इधर किडनी से आकर के मूत्राशय में जमा रहता है। बताए ना, मूत्राशय की जो क्षमता होती है, आयतन कितनी होती है? आधा लीटर। और यहां से मूत्राशय का जो नली होती है, मूत्र मार्ग, ये भी जुड़ी होती है सीसन से ही। केकरा से जुड़ल रहता है? ये भी जुड़ल रहता है सीसन से ही। इस प्रकार से ये भी जुड़ा हुआ है सीसन से ही। अब सवाल ये है कि एकरा में है मूत्र आएगा कि शुक्राणु आएगा? तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे था एपिग्लोटिस था ना, एपिग्लोटिस करता था क्या? भोजन और श्वसन वाला नलिया को अलग अलग बांटता था। उसी प्रकार से यहाँ भी एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है और उसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है? जो सुनना, प्रोस्टेट ग्रंथि
ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है कि अगर इन्हें से शुक्राणु आ रहा है तो मूत्र मार्ग को जाम कर देता है, जिससे मूत्र बाहर ना निकले, आराम से शुक्राणु का रास्ता क्लियर रहे। और यदि मूत्र बाहर आने वाला होता है तो इस नली को जाम कर देता है, इधर में घूम जाता है, ताकि इधर में घूम जाता है, जिससे इस शुक्राणु वाली नली बंद हो जाए और मूत्र आसानी से बाहर चला जाए। कभी कभी क्या होती है, ये प्रोस्टेट कैंसर किसी किसी को हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर नाम की एक बीमारी है। प्रोस्टेट कैंसर नाम की बीमारी ये होती है कि प्रोस्टेट कैंसर यदि किसी को हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि सही से काम नहीं करती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि यदि सही से काम ना करे तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि ये कहीं घूमवे नहीं करता है, आसानी से इसे स्थिर रहता है, न इसको जाम कर पाता है न इसको जाम कर पाता है। इस स्थिति में जब मूत्र निकलता है तो साथ साथ शुक्राणु भी निकल जाता है, जिससे एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है। बता दें, ये जो शुक्राणु होता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की मिलावट होती है। यहाँ से शुक्राशय देता है ना एनर्जी, इसको शुक्राशय बहुत ज्यादा एनर्जी की मिलावट मिलाई हुई रहती है यहाँ से। तो याद रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्क करना। नहीं तो अगर ये बढ़िया से वर्क नहीं करेगा तो मूत्राशय के साथ साथ मूत्र के साथ साथ यहाँ से शुक्राणु भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही है तुम्हारा पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र में और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आता है पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, तो इसका वर्णन सीधा शब्दों में ऐसे कर सकते हो। पुरुष जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला वृषण, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा शुक्रवाहिका, चौथा कॉपर ग्रंथ शुक्राशय। पहला कोची वृषण, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा शुक्राशय और चौथा कॉपर ग्रंथि, पांचवा प्रोस्टेट ग्रंथि, छठा सीसन मुंड तोगरे में आ जाएगा सीसन। और उसके बाद अब लिख दो वृषण, लिख के डैश देना, लिखना यह मानव पुरुष जनन ग्रंथि होता है, जिसमें शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये जिस थैली में बंद होता है उसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। सबका डिफिनेशन लिख देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसको लिखोगे, शुक्रवाहिनी। कहेंगे वृषण द्वारा निर्मित शुक्राणु जिस नली से बाहर निकलती है उसे शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका कहते हैं। थर्ड लिख के डैश देंगे कौची, शुक्राशय। कहेंगे वृषण द्वारा निर्मित शुक्राणु को पोषण तथा रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शुक्राशय पोषण प्रदान करता है। क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे, कॉपर ग्रंथि लिखेंगे शुक्राणु को दुधिया रंग प्रदान करने का काम कॉपर ग्रंथि करता है। और उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि में लिख देंगे कि यह शुक्रवाहिनी तथा मूत्र मार्ग को अलग अलग करता है, जिससे शुक्राणु के साथ मूत्र बाहर ना निकले। उसके बाद फिर लिखेंगे सीसन, यह शरीर का बाहरी भाग होता है, जिसके माध्यम से शुक्राणु को मादा में प्रवेश करा दिया जाता है। और इसके उठे हुए भाग को सीसन मुंड कहते हैं। कहानी खत्म। इसी प्रकार से वर्णन बोलो नहीं होगा, हो जाएगा ना वर्णन। उसके बाद अब बचा हुआ मादा वाला, तो मादा वाला में देखना उधर नजर पड़ जाएगा। और इसका फिगर को कैसे किया था, काहे रे? हाँ लाइलम करे में लगा। चुप हो जाओगे ना। जय समीर बा हेलो बोला स्टा जाही
चलो देखो, ये है मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है उस भाग को देखो सुनना, मादा जनन तंत्र का जो इंपॉर्टेंट वाला भाग होता है जिसे मादा जनन ग्रंथि कहते हैं, उस मादा जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? बोलो बोलो। अंडाशय। मादा जनन ग्रंथि कौन होता है? जा जा बोले थे ना, बतिया मारना ही करता है। जा, मादा जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? बोलो बोलो। अंडाशय। यानी क्या है? अंडाशय। मादा जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? अंडाशय। अब सुनना ऊपर, एक और चीज को इसमें नहीं बताया, शुक्राणु में सुनना, शुक्राणु का जो जीवन काल होता है ना वो 20 मिनट का होता है। कितना समय का होता है? तो याद रखना कि शुक्राणु का जीवन काल 20 मिनट का होता है और निर्माण 2 से 5 मिनट में हो जाता है। क्लियर? निर्माण 2 से 5 मिनट में होगा और उसका जीवन काल कितना देर रहेगा? 20 मिनट तक। और सुनना, मर जाता है। हाँ उसका मर जाता है। ये अंडाशय जो होता है, अंडाशय में ही निर्माण होता है किसका? अंडाणु का। किसका? अंडाणु का। और वही शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो निषेचन की क्रिया से एगोमनज का निर्माण होगा, यही ना? तो यहाँ से अंडाशय का निर्माण होगा और यहाँ पे जैसे मान लो कि एक अंडाशय बनल है, एक बार में एक ही अंडाणु बनता है, तो ये मत सोचो कि एगो एन्ने बनेगा एगो एन्ने बनेगा तो 2 हो गया। नहीं, अंडाशय एक के वो काम करता है, रहता है 2 गो, लेकिन एक बार में एक ही अंडाशय काम करता है। अगर अप्रैल महीना में ई वाला अंडाणु का निर्माण किया था तो मई में ई वाला अंडाणु का निर्माण करेगा, फिर जून में ई वाला करेगा, जुलाई में ई वाला करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेगा। जब ई वाला अंडाणु का निर्माण करेगा ई रेस्ट मारेगा, जब ई करेगा ई रेस्ट मारेगा, यही काम लगातार होता है। अंडाणु का निर्माण होने में लगभग 7 दिनों का समय लगता है। कितने दिनों का? 7 दिनों का। यानी कि जैसे मान लो 1 तारीख को अंडाणु बनना किसी को स्टार्ट हुआ तो उस 7 तारीख तक उसका अंडाणु बनने में लगेगा और 1 से 7 तारीख के बीच में वो अंडाणु का निर्माण होगा और 7 तारीख के वो अंडाणु पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया। अब ये अंडाणु जब बन करके तैयार हो जाता है, ये देखना ऊपर, जब ये अंडाणु बन करके तैयार हो जाता है तो यहाँ पे देखोगे तो एक अंगुली नुमा संरचना दिख रहा होगा। दिख रहा है? यहाँ पे हाँ दिख रहा। ये अंगुली नुमा संरचना जो होता है इसको खींचने का इस तरह से करते रहता है और इसको खींचने का काम करता है और अंडाणु चला आता है यहाँ पे। कहाँ पे? और इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब। इसका और भी बहुत सारा नाम है। फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी भी कहते हैं और अंडवाहिनी ना कह के कभी कभी डिंब वाहिनी भी कहता है। हाँ डिंब वाहिनी, तो घबराना नहीं है, उसी को हम लोग डिंब वाहिनी भी कहते हैं। तो सुनना, यहाँ पे ये अंडाणु का निर्माण कौन करेगा? अरे सुनो, अंडाणु का निर्माण कौन करेगा? अंडाशय। और अंडाशय से ये कहाँ पे पहुंच गया? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी में। और यहाँ से जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया, सुनना, और इसी बीच यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हुई है ना, 7 दिन लगा है अंडाणु को बनने में, 1 से 7 तारीख तक। और 7 तारीख से लेकर के शुक्राणु का जीवन काल कितना देर? 20 मिनट ना। जबकि अंडाणु का जो जीवन काल होता है वो 21 दिनों का होता है। 21 दिनों का नहीं, 15 दिनों का होता है। कितने दिनों का? यानी कि 7 तारीख के अंडाणु बन के रेडी हो गया ना, और 7 तारीख से 15 दिन अब जोड़ लोगे तो 22 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ये अंडाणु वहीजा पर ही रहेगा और इंतजार करेगा किसका? शुक्राणु का, ताकि हमनी दोनों मिले। और ये मान लो 7 तारीख से 22 तारीख के बीच अगर कोई लड़की संभोग की क्रिया कर लेती है
यानी कि यहाँ से शुक्राणु जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करके जाके मिल जाएगा केकरा से, अंडाणु से। बता दे एक बार में 20 लाख शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि एक बार में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तब 20 लाख शुक्राणु यहां से जाएगा और दौड़ लगता है कौन शुक्राणु पहले पहुंचेगा, और जो शुक्राणु पहले पहुंचा वो जा करके वहां से मिल जाएगा। और मिलने के बाद यहाँ पे फिर हम जानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन होने के बाद ये दोनों चले आएंगे कहाँ पे, ईसा पे। और इसको क्या कहते हैं, अंडवाहिनी ना, अंडवाहिनी, डिप वाहिनी और फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे आने के बाद इस वाले जगह पे आ जाएंगे और इसको हम लोग कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं, गर्भाशय। और यहाँ पे आने के बाद अब यहीं पे अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल गया है ना, अंडाणु और शुक्राणु दोनों आकर के यहीं पे रहेंगे। और बताओ शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। लेकिन निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जाइगोट। बताए ना, नहीं बता रहे थे शुरू में कि निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। और यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट या युग्मनज, और युग्मनज ही गर्भाशय में यहाँ पे बन के फिर आराम से निर्माण करेगा भ्रूण का, बच्चा का निर्माण करेगा। बच्चा जब यहाँ पे गर्भ में होता है तो उसको बच्चा नहीं बल्कि भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे निर्माण हो जाएगा अब किसका, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे फिर बच्चा पलते रहेगा। बोलो क्लियर है कि दिक्कत। तो 7 से 22 तारीख के बीच में ये काम हो सकता है। अगर मान लो 7 से 22 तारीख, 15 दिन तक जीवन काल है ना, 7 से 22 तारीख तक मान लो कि वहां पे कोई भी संभोग की क्रिया नहीं हुई है और कोई भी शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं किया है। तो जब नहीं किया है तो ये अंडवाहिनी, ये अंडाणु जो है वो तो मरेगा ना। अरे अंडाणु का जीवन काल तो 15 तारीख तक है, 7 तारीख के बना था, 22 तारीख हो गया, अब ये अंडाणु मर जाएगा। मरने के बाद ये अंडाणु जब मरता है तो ये अंडाणु को निकलने में 7 दिनों, ये अंडाणु जो है पहले इधर आ जाता, पूरे एकदम सड़ते गलते रहता है, तो इधर पहुंचता है गर्भाशय में। और पहुंचने के बाद यहां से आने के बाद उसके बाद यहां से जितने भी अशुद्ध ब्लड है उसको तोड़ करके ये अंडाणु ब्लड के माध्यम से इधर से फिर बाहर आ जाता है। और इसको करने में उसको 7 दिनों का वक्त लगता है। तो 23 तारीख से अगला 7 दिन 29 तारीख तक ये जो है ये अंडाणु बाहर आने की क्रिया होगी। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गर्भाशय ना, इसको कहा जाता है योनि। क्या कहते हैं, योनि। यही ये बाहरी भाग होता है मादा का, इसे कहते हैं योनि। और योनि के मार्ग से ही फिर क्या आ जाता है, अंडाणु कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है। और इसी क्रिया को कहते हैं मासिक चक्र, लैंगिक चक्र, रजोधर्म, और भी कुछ नाम है क्या, तो कई सारे इसका नाम होता है। तो इसी मार्ग से क्या होता है, बाहर आते रहता है। बोलो क्लियर है कि दिक्कत। तो मासिक चक्र, रजोधर्म, लैंगिक चक्र सभी को क्लियर हुआ। क्या है मासिक चक्र, तो अंडाणु को बनने में 7 दिनों का वक्त लगता है तथा 15 दिन तक उसका जीवन काल होता है। इस दिनों के बीच यदि कोई संभोग की क्रिया नहीं होती है तो मृत अंडाणु गर्भाशय के अशुद्ध रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। यह क्रिया हर एक 28 दिनों पे होती रहती है। इसी कारण से इसे मासिक चक्र, रजोधर्म या लैंगिक चक्र कहते हैं। बोलो हार्ड है, बोल सकते हो मेरे साथ, बोलो तो सभी लोग। अंडाणु को कितना दिनों का, 7 दिनों का समय लगता है तथा उसका जीवन काल कितना, 15 दिनों का होता है। इस बीच संभोग की क्रिया ना हो तो मृत अंडाणु गर्भाशय के अशुद्ध रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। यह क्रिया लगातार 28 दिनों पर होती है, इसलिए इसे मासिक चक्र, लैंगिक चक्र या फिर रजोधर्म कहते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर की दिक्कत, क्लियर है ना सभी को, पक्का ना। चलो इसके बाद फिर ज्यादा डीप में घुसेंगे तो फिर रिवीजन नहीं, टाइम नहीं ना, फिर टाइम ज्यादा, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। आगे समझना। इसके बाद बढ़ते हुए जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने कई तरह के नियम लगाए हैं और बोले कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ाना सही नहीं है। तो जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के कदम उठाए गए हैं। और वो कदम कौन कौन है, तो पहला कदम है सरकार ने बोला
जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय ही नारा आया था, हम दो हमारे दो, यानी हम दो का मतलब हस्बैंड और वाइफ और उसके दो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, हम दो और हमारे दो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बहुत ऐसे मानसिकता बदलने में टाइम लगती है, तो वही फिर धीरे धीरे मानसिकता, अब बहुत कम लोगों को देखता होगा 4-5 किसी का, 4-5, और के जनरेशन में किसी को देखते हो? अरे अब के जनरेशन में बोल रहे हैं, जिसका अब शादी हो रहा है इधर हाल फिलहाल 2-3 साल नहीं होता है, तो अब सभी का मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है। तो यही सरकार ने नियम लाया था, हम दो नारा दिया था, हम दो और हमारे दो का नारा दिया था। उसके बाद सरकार द्वारा और भी उठाए गए हैं, जैसे सरकार द्वारा और मार्केट में क्या किया गया सुनना, बोला गया कि जैसे अगर नारा से कोई नहीं मानता है, नारा से क्या मानेगा कोई, जब कोई नारा से नहीं मानता है और गलती से मान लो कि गर्भ धारण कर लेता है, तो गर्भ धारण को मिटाने के लिए कई तरह की गोलियां मार्केट में उपलब्ध कराई गई, जिसे गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। और गर्भ निरोधक गोलियां जैसे मालाडी, सिप्लाडी, सहेली और सहेली ना, खाली सहेली, तो ये सब दवाई को मार्केट में उपलब्ध कराया गया और इस सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है। क्लियर? तो सबसे पहला का उचित तरीका है हम दो और हम दो हमारे टीम, हम दो हमारे दो। क्लियर? अच्छा, दूसरा क्या है बोलो? गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में उपलब्ध कराई गई ना, सरकार द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां मालाडी, सिप्लाडी, सहेली को उपलब्ध कराया गया। और भी उसके बाद क्या है, तो तीसरा उपाय, अब देखा इंदिरा गांधी की अब जनसंख्या नहीं रुकेगा, तो जनसंख्या को रोकने के लिए बरियारी प्रयत्न करने के लिए इंदिरा गांधी ने नसबंदी योजना चलाई। कौन सी योजना? नशाबंदी नहीं, नशाबंदी तो नीतीश कुमार चला रहे हैं, दारू पिए वाला छोड़ दो, उसको नशाबंदी कहते हैं। और इंदिरा गांधी जो चलाई थी उसे नसबंदी कहते हैं। तो नसबंदी में क्या था कि पुरुष का ये जो शुक्रवाहिनी दिख रहा है, पुरुष के शुक्राणु निर्माण होता है वृषण में ना, और आता है कहां से? शुक्रवाहिनी से। वो क्या करती थी, शुक्रवाहिनी के काट देती थी, डॉक्टर द्वारा कटवा के शुक्रवाहिनी को बंधवा दिया जाता था। अभी जो बताओ ये बंधा गया, तभी शुक्राणु बहरी आएगा? तो शुक्राणु बहरी नहीं आएगा। और इसे कहते हैं, सुनो, इसको कहा जाता है नसबंदी, पुरुष नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी में क्या होता है, तो शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं वैक्सोटॉमी। क्या कहते हैं? याद रखना, क्वेश्चन पूछता है वैक्सोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। तो वैक्सोटॉमी क्या है, तो वैक्सोटॉमी क्रिया के अंतर्गत यहाँ पे पुरुष का जो शुक्रवाहिनी होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे नसबंदी की क्रिया या वैक्सोटॉमी कहते हैं। और महिला में क्या किया गया कि महिला में ई फैलोपियन ट्यूब को ही काट के बांध दिया गया। सुनो रे, महिला में क्या कर दिया गया कि फैलोपियन ट्यूब को ही काट करके बांध दिया गया। अब बताओ, फैलोपियन ट्यूबे कटा कर बंधा गया, तो अब ये शुक्राणु इन्हें से जाएगा तो कभी भी अंडाणु से मिलेगा? अरे अंडाणु तो नहीं रह जाएगा, शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से जब नहीं मिल पाएगा तो महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। तो इस तरह से कौन सी योजना चलाई गई? नसबंदी योजना चलाई गई। तो ये बताओ, वैक्सोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी सभी को क्लियर है? ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है? महिला नसबंदी, महिला नसबंदी ना, और महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। हाँ, कैसे ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, और अथी खुटे बनेला। और वैक्सोटॉमी क्या होता है रे? वैक्सोटॉमी क्या होता है कि वैक्सोटॉमी में पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट करके क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, जिसे कहते हैं वैक्सोटॉमी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद यही है जनसंख्या नियंत्रण का उपाय जो सरकार द्वारा लाया गया था, और तो कोई उपाय है नहीं। और इसमें फिर सरकार ने और बहुत सारी बात, हाँ बाहरी सेशन का तो देखें, सुनो,
सरकार ने और भी बहुत सारी बातों को बताया था। फिर सुनो, अरे क्या बताया था कि जब, हाँ फिर सुनो, उसके बाद सरकार ने एक और चीज को मार्केट में उपलब्ध कराया कि जैसे कुछ कुछ उसको कहते थे रे, हाँ हाँ, तो जैसे सरकार ने मार्केट में और भी जैसे चीजों को उपलब्ध कराया, कंडोम, कॉपर टी, ये सब चीजों को उपलब्ध कराया। कॉपर टी जो होता है वो महिला में फिट किया जाता है और कंडोम पुरुष के लिए होता है। ये दोनों चीजों को सरकार ने ही मार्केट में उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से जनसंख्या पर क्या लग सके, हाँ नियंत्रण हो सके, रोक लग सके। क्लियर। कुछ कुछ जो देखो संभोग की कुछ कुछ क्रियाएं होती है वो सही ढंग से होनी चाहिए, नहीं तो कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। सबसे फेमस रोग जो है पुरुष में उसको कहते हैं गोनोरिया रोग। कौन सा रोग? गोनोरिया रोग, जिसमें क्या होता है कि पुरुष का सीसन जो होता है वो मोटापे का शिकार हो जाता है और इसमें बहुत ज्यादा सूजन की बीमारी हो जाती है। तो ये जो होता है पुरुष का सीसन, ये बहुत ज्यादा, इसमें गोनोरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वही प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण इस रोग का आदमी शिकार हो जाता है, गोनोरिया रोग का। उसके बाद एक होता है सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग जो होता है वो महिला में होता है और महिला के योनि में प्रवेश कर जाता है। ये भी एक बैक्टीरिया होता है जिसे दूर किया जा सकता है, जिसके माध्यम से सिफिलिस नाम के रोग से ग्रसित हो जाती है कौन? महिला। और उसके बाद बहुत ज्यादा फेमस एक रोग है जिसे कहते हैं एड्स रोग। तो एड्स रोग के बारे में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एड्स क्या है। तो एड्स रोग पुरुष में भी हो सकता है, महिला में भी हो सकता है, लेकिन महिला में कम होता है, पुरुष में ज्यादा होता है। महिला एड्स का वाहक होती है, वाहक का मतलब ट्रांसफर करने वाली होती है, इसमें उतना नहीं होता है, लेकिन पुरुष में एड्स की रोग की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। एड्स क्या होता है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड सही है लिखा रहे? गलत है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका, अरे सिर्फ ना बोल दी है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो HIV वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण है और वायरस का कोई भी इलाज संभव नहीं है। ये वायरस के कारण होने वाला रोग है HIV वायरस। HIV का पूरा नाम H का मतलब होता है ह्यूमन और I का मतलब इम्यूने डिफिशियंसी, एकदम वही वाला, और V का मतलब वायरस, यानी इसका भी पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूने डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, जिसमें इसका कुछ कुछ अति है, पहचान है। इसका पहचान यही है, दिन पर दिन भार हल्के हो जाना, चक्कर की बीमारी आना, और इसमें दिन पर दिन भार हल्का होता जाएगा। और क्या है, आपके शरीर पे, सुनो, आपके शरीर पे बहुत ज्यादा घाव हो जाना, आपके शरीर में विटामिन C की कमी हो जाना। विटामिन C क्या होता है कि वो घाव को भरने में मदद करता है, और विटामिन C घाव को भरने में मदद करता है, और जब विटामिन C नहीं रहेगा तो घाव भराएगा कैसे? इसलिए घाव जहां तहां आपके हो जाएंगे, चमड़ा का जो परत है वो धीरे धीरे उजड़ना शुरू हो जाएगा। ये सब पहचान है किसका? एड्स का। और इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स को कम करने का उपाय है, खत्म करने का उपाय नहीं है, क्योंकि एक वायरस से होने वाला रोग है और वायरस को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये बताओ, ये पूरा चैप्टर आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकरा में और कोई चीज को पढ़ना नहीं है, तो पूरा चीज को समझ में आया ना? और इस चैप्टर को याद कर लेना है बढ़िया से। तो अगले दिन अब कौन सा चैप्टर है? नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को। अरे अनुवांशिकता और जैव विकास ना, हो जाता